हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया, ठीक ठाक हैं बच्चों। हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे सीबीएसई का, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक खत्म कर चुके थे सेक्शन सी। आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 28। आपके सामने लिखा है, ध्यान से देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ आप लोग, क्या आप लोग इसको देख के बता सकते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक बन रही है? नहीं बता सकते। थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा सर? ये इसको ऐड करते हैं एलसीएम वगैरह लेके। अब इसको कैसे ऐड करें? सिंपल तरीका होता है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो बनेगा x-5, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं बनेगा 2x-3। ऐसे भी आप इसको सोल्व करना जानते हैं। नीचे की मल्टीप्लाई नीचे करो, 2x-3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x-5 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेहद आसान है। इसको यहाँ पे लेके जाओ, इसको यहाँ पे लेके जाओ, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। 9 1 जा 9 और 1 10, 10/9 बन गया। क्या आप ये जानते हैं जो x की वैल्यू बोला है उसने कि 3/2 और 5 नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? सोचो, अगर 5 हो गई तो यहाँ पे 5 रखोगे, 5 - 5 0 बन जाएगा। 1/0 नॉट डिफाइन बनता है। जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो डिफाइन नहीं करता है। भाई देखो, समझो, ऊपर कुछ भी हो अगर नीचे 0 बन जाते हैं उसका मतलब होता है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्या मतलब होता है उसका? नॉट डिफाइन। कुछ भी का मतलब ऊपर कुछ भी हो, 0 नहीं होना चाहिए ऊपर। 0/0 तो दिक्कत कर जाएगा आपके लिए। ऊपर कुछ भी हो, नीचे 0 बन जाता है तो उसको नॉट डिफाइन बोला जाता है। तो अगर ये नॉट डिफाइन बन गया तो सारा का सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। सेम 3/2 भी यही कंडीशन हमें दे रहा है कि 3/2 यहाँ पे रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 - 3 अगेन 0, तो वो भी थोड़ी सी दिक्कत कर देगा हमारे लिए। अब इसको सोल्व करो। 2x + x ये बन गया 3x, -5 - 3 ये बन गया -8, डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे बन जाएगा 2x²। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे बन जाएगा 5 दूनी 10x, यहाँ से यहाँ 13, तो टोटल मिला के 13x बन जाएगा। सोल्व कर लेना मल्टीप्लाई करके, यही आएगा। 5 की इसमें करो तो 15 आ जाएगा। -3 की -5 में करोगे तो 15। अरे आसान है भाई, कैलकुलेशन है बस। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इसको यहाँ पे लेके जाओ, इसको यहाँ पे। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 27x बनेगा। 9 की मल्टीप्लाई 8 में भी करनी पड़ेगी, 72 बन जाएगा। इज इक्वल टू 10 × 2, ये कितना बनेगा? 10 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 20x²। 13 × 10 माइनस का है क्योंकि, तो माइनस का ही आएगा, तो माइनस के 130x। 10 की मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो 150। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर, कोई भी समस्या का विषय नहीं है। सोचो थोड़ा सा, ये 20x² है, ये कितना है? 20x²। यहाँ पे माइनस के 130 है, 27 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? -के 157, -के 157x, माइनस के 72 है, उधर जाएगा तो प्लस के 72 हो जाएगा, उसको ऐड कर दो तो प्लस कितना बचेगा? 7 और 5 12, 2 1 और 1 2, इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 20x² - 157x + 222 इक्वल टू 0। क्या आपको नज़र आ रहा है ये क्वाड्रेटिक है? हाँ सर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब थोड़ा सा मुश्किल ये हो गया कि इसको सोल्व कैसे करें। भाई 222 कैसे फैक्टर, सॉरी 222 कहाँ, 222 की मल्टीप्लाई 20 में करनी पड़ेगी, जो आएगा उसके ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनको ऐड करके 157 आए। तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया हमारे लिए। मुश्किल भी कुछ नहीं है सर, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है सर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, एक मिनट रुको मैं इसको रफ कर लूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b + -b² - 4ac डिवाइडेड b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो उसी से ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आप बात समझ पा रहे हैं क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर अच्छा मैं यहाँ पे लिखूँ तो दिखाई देगा आपको? नहीं, यहाँ से नहीं दिखाई देगा। चलो कोई बात नहीं, हम यहीं पे लिख देते हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं जानते तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इधर देखो। -b + -√b² - के 4ac, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, डिवाइडेड बाई 2a। ए बी सी आपको पता होना चाहिए। a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू -157 है और c की वैल्यू 222 है। वहाँ पे रखते हैं और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। x इज इक्वल टू -b, -157 है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 157 प्लस माइनस √b², 157 का स्क्वायर। माइनस में हो या प्लस में क्या फ़र्क पड़ता है? स्क्वायर है, तो लिख दो फिर भी 157 का स्क्वायर माइनस के 4। a की वैल्यू कितना है सर? a की वैल्यू 20 है और c की वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी, नीचे लिख देता हूँ 222। टोटल के डिवाइड में कितना है? 2 × a की वैल्यू 20,
अच्छा, इसको सोल्व करके हमने पहले से ही रखा हुआ है, हमें पता था थोड़ा कैलकुलेशन दिक्कत देगा, तो आप अपने तरीके से सोल्व कर लेना इसको। आप 10th क्लास में हैं और मैं इतना मानता हूँ कि आप ये वाली कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, 157 का स्क्वायर कर सकते हैं। हमने पहले से ही करके रखा हुआ है। 1 मिनट, मेरे ये याद नहीं है कि 157 का स्क्वायर क्या होने वाला है ना, तो हमने इसको पहले से ही सोल्व करके रखा हुआ था, मुझे पता था ये आने वाला है, तो टाइम बचेगा अपना। इसको अब देखते हैं, देखो टन 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 टन, हाँ 157 का आया था बच्चों 24,649 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 222 करोगे, इसका आएगा 17760। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, देखो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने तरीके से कर लेना। नीचे की मल्टीप्लाई करोगे 40। अब हम यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर करते वो आप लोग जानते हैं, टाइम वेस्ट होता। मैं आपको 157 का स्क्वायर थोड़ा ही सिखाऊंगा यहाँ पे, है ना, वो आप भी जानते हैं। आप भी बोलेगे सर ये क्या कर रहे हो, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय, डिवाइड कहाँ भी तो अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट। इसको माइनस करोगे तो बच्चा पार्टी आ जाएगा 46889 डिवाइडेड बाय 40। इससे नीचे लिखे तो काम चलेगा। अरे कहाँ जा रही है, नहीं इससे नीचे काम नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, हम इसको रफ करते हैं और साइड में लिखते हैं। चलिए देखो ध्यान से, 6889 आ गया अंडर रूट के अंदर, और इसको सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों 157 था, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 6889 है, और बच्चा पार्टी ये होता है 83 का। कैलकुलेट कर लेना आप, आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना नहीं सिखाएंगे ना यहाँ पे। डिवाइडेड बाई 40। अब एक बारी प्लस के साथ लेते हैं भैया इसको, साइन को, मतलब इस पूरे को एक बारी प्लस के साथ उठाएंगे, एक बारी माइनस के, तो बनेगा 157 प्लस 83 डिवाइडेड बाई 40, और एक बारी आ जाएगा 157 माइनस 83 डिवाइडेड बाई 40। एनी प्रॉब्लम? नो सर। x इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं, 7 और 3 10, 8 और 5 13, 1 14, 1 और 1 2 डिवाइडेड बाई 40, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, इसको माइनस करते हैं 70, सही है क्या, 7 माइनस 3 4, 15 माइनस 8 7 डिवाइडेड बाई 40। कोई दिक्कत तो नहीं, इसको डिवाइड करो। x इज इक्वल टू 6 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 74 डिवाइडेड बाई 40। यही हमारा आंसर था। फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा सा टिपिकल हो जाता ना, हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता सोल्व करना। क्यों? क्योंकि सर फैक्टराइजेशन मेथड से हम फैक्टर ना कर पाते, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता हमारे लिए। चलो नोट करो, ये आसान था, थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी तो आसान ही था। नोट इट डाउन फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का बी और वाला पार्ट करते हैं। लिखा है, अच्छा आसान क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है शायद, जहाँ तक मेरे याद है। बोला एट t minute past 2 PM द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM वाज फाउंड टू बी 3 मिनट लेस देन t स्क्वायर बाई 4 मिनट, फाइंड t। सर समझ ही नहीं आएगा, ध्यान से देखो। पहले तो यही पकड़ो जो दिया है ना, एट t minute past 2, एट t minute past 2 PM। बच्चों इसका मतलब होता है 2 बजकर t मिनट हो रहा है। सर ये क्या बात हुई? अरे बताते हैं, सुनो। अगर वो लिख देता एट 5 minute past 2 PM, एट 5 minute past 2 PM, अगर वो ऐसा लिख देता तो इस बात का मतलब होता है 2 बजे के बाद वाले की टाइम की बात कर रहे हो। और कितना बाद जाना है सर? 5 मिनट बाद जाना है। पास्ट 2 PM का मतलब 2 बजे, 2 तो बज चुके हैं, अब 2 बज के 5 मिनट और, तो 2 बज के 5 मिनट हो गया कुल मिला के। ये है 2 बज के 5 मिनट और नहीं, मतलब 2 बज चुके हैं और 5 मिनट पास्ट का मतलब 2 तो बज गए और 5 मिनट और लेनी है आपको। तो कुल मिला के सर सिंपल शब्दों में बोलो ना, 2 बज के 5 मिनट हो गए। हाँ बस यही है सिंपल शब्दों में। अगर उसने बोला है एट t मिनट पास्ट, तो मतलब 2 बज के, एट t मिनट पास्ट 2 PM, एट t मिनट पास्ट 2 PM का मतलब समझ गए 2 बज के t मिनट। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा उसके बाद उसने बोला द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM वाज फाउंड टू बी। ये वाज फाउंड टू को बाद में देखेंगे, पहले तो ये देखो 2 से लेके 3 बजाने हैं उसको।
दो बज के टी मिनट था अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारा 2:05 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2:03 था और बात जानिए 3 बजे तक। ठीक है, अगर आप सोच लो अभी वो जो टी दिया गया है उसको टी को थोड़ी देर के लिए ना 5 कंसिडर कर लो, तो 2:05 हो जाएगा। अगर टी होता तो 2:03 हो जाता। इतनी बात समझो, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। तो टी को थोड़ी देर के लिए 5 मान लेते हैं, तो 5 मिनट पास्ट का मतलब हो गया 2:05। अब बात जानिए 3 बजे तक, कहाँ तक जानिए 3 बजे तक। 2:05 हुआ है, 3 बजने के लिए 55 मिनट और चाहिए ना। कैसे कैलकुलेट किया वो 55? सर सिंपल है, 60 में से 5 को माइनस कर दो ना यार, तो 55 आ गया। तो तेरे को 55 मिनट और चाहिए 3 बजाने के लिए। हाँ, तो अगर ये टी की जगह 5 रखा है, 5 रखने पे तूने तुरंत कैलकुलेट कर लिया 55 मिनट। वो कैसे निकाला सर? 60 - 5 करके। तो अगर हम टी की जगह पे टी ही रखते हैं तो 2:03 हो गया। और आपको ये चेक करना हो कि 3 कब बजेंगे, तो कितना टाइम चाहिए 3 बजाने के लिए। तो सर 60 में से टी को माइनस कर लो, जैसे आपने 60 में से 5 को माइनस किया। तो इतना टाइम तो अभी भी चाहिए होगा 3 बजाने के लिए। बात समझ गए? आसान है। एट टी मिनट पास्ट का मतलब समझ गए? टी मिनट पास्ट का मतलब 2 बज के कितना है, टी मिनट हो रहा है। और वो ये वाली बात जरूर देख लेना, एट टी मिनट पास्ट 2 PM, 2 PM दिया गया है। यहाँ अगर वो टाइम चेंज कर दे 3 PM, 4 PM, 6 PM, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी बोला था एट टी मिनट पास्ट 2 PM मतलब 2 बज के टी मिनट, हम इतना समझे। ओके, टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 203 PM, जो टाइम हमें जरूरत होगी 3 बजाने के लिए, वो टाइम कितना होगा हमारे अकॉर्डिंग सर? इतना होगा 60 - टी। बात समझ गए? जब थोड़ा टी वगैरह में खेल दे रखा है ना, तो हमने 5 मान लिया, 5 मिनट में हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया, वही हमने टी के लिए लगा दिया। बट क्वेश्चन में जो दिया गया है टाइम, वो लिखा है, देख ध्यान से देख, वाज फाउंड टू बी 3 मिनट लेस देन t²/4। उसने कहा कि 3 मिनट लेस देन t²/4, यानी t²/4 से 3 मिनट कम है। ये वो वाला टाइम है जो आपको 3 बजे तक लेके जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं क्या? 2:03 से 3 बजे तक जाने के लिए आपको ये वाला टाइम दिया गया है क्वेश्चन में, और आपने अपने अकॉर्डिंग निकाले 60 - टी। अब नाउ आपको डायरेक्ट चिपकाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कोई लैंग्वेज, अरे कोई लैंग्वेज नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। टी मिनट पास्ट, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। कितना है सर? ये है 2:03 और हमें 3 बजाने हैं। 3 बजाने का मतलब हो गया अभी आपको 60 - टी मिनट और चाहिए। तो 3 तो सर 60 - टी पे बजेंगे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग कहा t²/4 - 3, उसके अकॉर्डिंग ये है टाइम, ये टाइम रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग 3 बजाने के लिए। हमारे अकॉर्डिंग सर सिंपल है, हमने ऐसे निकाला। बता कोई समस्या का विषय है क्या? होना भी नहीं चाहिए यार। वापस समझ लीजिए, टी मिनट पास्ट का मतलब 2 बज के उतना मिनट, या मतलब 2 बोला है ना उसने, एट टी मिनट पास्ट 2 PM, तो 2 बज के उतना मिनट बोला है। 3 बजाइए, 3 कैसे बजेंगे सर? 60 - टी मिनट और चाहिए तब बज जाएंगे 3। बट इसके हिसाब से जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है t²/4 - 3। तो दोनों को बराबर रख दिया, क्योंकि ये भी 3 बजाता है और ये भी 3 ही बजा रहा है बजाता है। तो दोनों 3 ही बजा रहे हैं, समझ रहे हैं? दोनों टाइम पीरियड अपने को 3 PM तक लेके जा रहे हैं, तो दोनों को बराबर रख दिया। अब क्या है सर? कुछ भी नहीं, सोल्व कर ले यार। इसको उधर लेके जा, तो ये t²/4 है, ये -3 है, 60 उधर चले जाएगा, -63 बन जाएगा, -t उधर चले जाएगा, +t बन जाएगा, = 0। इसको सोल्व कर, t², 4 यहाँ चले जाएगा, +4t, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दे, 4 × 12, 6 × 24 और 1 25, = 0। कोई समस्या का विषय नहीं। अब आप सोल्व कर सकते हैं, कर लेना यार। अब तो कर लोगे, बताओ करके दिखाएं क्या? अरे यार वही ना, t = -b + -√b² - 4ac / 2a, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पीछे तो x लिखा था, यहाँ पे t क्यों लिखा? अरे क्वाड्रेटिक देख ध्यान से, x में नहीं है, t में है, तो यहाँ पे t लिखना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक जिसमें होती है उसी की वैल्यू निकाली जाती है। तो माइनस के b की जगह पे क्या रखेगा? नीचे लिख दे क्या? तो -4 आ जाएगा, + नीचे लिख दे तो आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा। b², 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -252 है। पूरे के बटे में कितना? 2a, a की वैल्यू कितना है? t² की मल्टीप्लाई में 1 है, तो देखो t² की मल्टीप्लाई में 1 है ना, तो ये होगी a की वैल्यू, ये हो गई b की वैल्यू और ये अपना है c, / 2a, a की वैल्यू 1 है, 2 ही आएगा।
इसको रफ कर दें। टन टना टन 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 टारा। अब देख ध्यान से, t इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 16 प्लस 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, डिवाइडेड बाई 2। t इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जरा कर ले 1008 और 16 तो 1024। यार 1024 किसी का होता है क्या? टन 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 52 का होता है क्या? अरे 52 कहाँ बोल रहे हैं सर? 4 का 2 छोड़ो, 3 3 9, चेक करे क्या? 32 का 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12, 3 3 9 और 1 10। हाँ 32 का होता है। वेरी गुड सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ सर, देख के बताया होगा। नहीं यार, ये वाला नहीं देखा, ये वाली कैलकुलेशन नहीं की थी। देखो वो वाला थोड़ा सा टिपिकल था, तो वो वाली कैलकुलेशन की थी। क्यों? गलत ना हो जाए, बस टाइम वेस्ट जाता है। तो इससे अच्छा तो भैया पहले कैलकुलेशन अच्छे से आप कर लो। आप भी थोड़ा सोच समझ के प्यार के साथ कैलकुलेशन कर लेना। -4 किसका होता है? 32 का होता है, डिवाइडेड बाई 2। t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -4 प्लस 32, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो -4 प्लस 32 28/2, एक बार माइनस के साथ, माइनस के साथ लिखो -4 - 32 -36। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, टाइम नेगेटिव। ओहो सर ये क्या हो गया, टाइम नेगेटिव कैसे आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा। इसको डिवाइड करो 14 आ जाएगा। ये हमारा आंसर, यस सर ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बेहद आसान था। क्या आप लोग कर सकते हैं इसको? समझना थोड़ा सा मुश्किल था, बस करना तो एकदम आसान था। चलिए नोट इट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 29 को करते हैं, बेहद आसान है। ऐसे ही क्वेश्चन पीछे आया था, हमने आपको बताया था कि जब वो क्वेश्चन करा रहे थे ना लास्ट टाइम, इसी के जैसा क्वेश्चन था एक, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ बोले इफ द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल्स आर इक्वल प्रूव दैट ए बी, if radius of 2 circle are equal prove that AB equal to CD where AB and CD are the common tangent। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे पहले आया था, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें रेडियस क्या इक्वल गिवन है रेडियस, और लास्ट क्वेश्चन में जो था वो 23rd में रेडियस इक्वल नहीं थी। अच्छा ध्यान से देखो, फिगर में बनाता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। 2 सर्कल है आपके पास, एक ये रहा और एक सर्कल ये रहा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल आर इक्वल, अगर इनकी रेडियस इक्वल है, मान लो इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों का रेडियस क्या है? बराबर है, तो ये भी रेडियस ही होगा और ये भी रेडियस ही होगा। ठीक है, द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल आर इक्वल प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी वेयर ए बी एंड सी डी आर द कॉमन टेंजेंट। अच्छा ए बी और सी डी कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? बताओ, ये एक टेंजेंट ये रहा और एक टेंजेंट ये रहा, इसको मानो ए बी है और इसको मानो सी डी है। हाँ सर ऐसे भी ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये भी तो कॉमन टेंजेंट ही। अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में लास्ट वाली फिगर आ रही होगी कि सर ये सर्कल और ये सर्कल जो है अपने को, वो तो है ही कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियस जब बराबर है तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट ही होगा। तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये देखो ये दोनों टेंजेंट कॉमन है। हाँ ये भी बात बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या का विषय नहीं है इस वाली बात में भी, है ना। तो आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये भी 2 कॉमन टेंजेंट है, मतलब ये वाली टेंजेंट दोनों सर्कल के लिए, ये वाली टेंजेंट भी दोनों सर्कल के लिए। इसको ध्यान से देखो, यहाँ भी दोनों कॉमन टेंजेंट ही नज़र आ रही हैं। ये वाली टेंजेंट दोनों सर्कल के लिए कॉमन है, ये वाली टेंजेंट भी दोनों सर्कल के लिए क्या है? कॉमन। आप ऐसे प्रूफ कर लो, वैसे प्रूफ कर लो, कहानी वही है। इसमें भी रेडियस क्या है? वही बराबर है दोनों सर्कल का रेडियस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखो, अगर हम इसको ऐसे प्रूफ करते हैं तो कैसे होगा, वैसे प्रूफ करते हैं तो कैसे होगा, दोनों तरीके से समझ लो। वो वाला तरीका आप कर चुके हैं, मैं फिर भी बता दूंगा, ये वाला तरीका ध्यान से समझो। मानो O1 या O डैश मान लीजिए, O डैश आर द सेंटर्स ऑफ द 2 गिवन सर्कल्स।
and OA is the radius of the circle with center O and O dash B is the radius of the circle with center O dash। और दोनों की रेडियस बराबर ही है। हमें पता है रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये रेडियस ये टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल, सेम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का। तो ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए। अगर सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए तो ये पक्के से रेक्टेंगल बनेगा। क्यों सर, स्क्वायर भी तो बन सकता है? हाँ बन सकता है, बट 90 डिग्री आते ही रेक्टेंगल तो पक्का हो गया ना, स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल ही होता है, स्क्वायर बने ना बने उसे हमें क्या लेना देना। बट 90 डिग्री का एंगल आया तो क्या बना है सर, ये बन गया रेक्टेंगल। तो लिखना वी नो दैट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, या लिखना रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। ओके सर, सो एंगल OAB इज इक्वल टू 90, एंगल O डैश BA हो सर जी ज़्यादा बड़ा बना दिया O डैश BA ये भी कितना 90 डिग्री, एंगल OCD ये भी कितना 90 डिग्री, एंगल O डैश DC ये भी कितना 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, सो वी कैन से दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ABC क्या बन गया सर, रेक्टेंगल बन गया। ओहो, अगर रेक्टेंगल बन गया ध्यान से सुनो, अपोजिट साइड इक्वल, हैंस AB बराबर किसका हो गया सर, CD के बराबर हो गया। अपने को यही तो प्रूफ करना था, AB बराबर CD। आसान है सर, बेहद आसान है। आसान कर करके हमने सारे क्वेश्चन कर दिए ऐसे ही, चाहे वो मुश्किल भी हो, कोई बात नहीं यार, ऐसे ही तो मजा आता है, आसान करते रहो, हो जाएगा सब। हो गया, बिल्कुल हो गया सर। इसको देखो ध्यान से, ऐसी फिगर अगर मान लो हमने ऐसी फिगर बनाई, ठीक है, हम अगर ऐसी फिगर बनाते हैं AB और CD दो टेंजेंट कॉमन है, इसको कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे सर? ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज E, ये वाले पॉइंट को E कंसीडर कर लेते हैं। AE और EC दोनों इक्वल होंगी, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो AE इज इक्वल टू EC। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मान लीजिए अगर मैं AE में ED ऐड कर देता हूँ और EC में भी ED ऐड कर देता हूँ, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम किया था ये वाला क्वेश्चन है ना, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं होगी। AE में ED ऐड किया, यार ED की जगह पर EB भी तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। AE प्लस ED की जगह पर रखो EB इज इक्वल टू EC प्लस ED। क्यों रखा, समझ में आता है ना, ED और EB भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सर ये भी तो टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट E। AE EB बन गया सर AB। हो सर ये तो और भी बढ़िया है। EC ED क्या बन गया CD। लो दोनों टेंजेंट इक्वल आ गई, ये भी तो दोनों कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल के लिए। हाँ देखो, मान लो अगर आपको ये समझ नहीं आया, ऐसी फिगर बनने वाली है तो ऐसी फिगर बना लो। अच्छा बच्चे के दिमाग में ये भी आ जाता है कभी कभार, ये वाला तो क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कई बारी। तो अगर क्वेश्चन ही पूछ लिया गया तो सर्कल बनाइए और फिगर भी दे के रखा है तो बेहद आसान है। एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उनका खेल हो जाता है। चलो नोट इट डाउन फास्ट। चलो सर कहाँ जाना है क्वेश्चन नंबर 29 का और वाला पार्ट करते हैं। भाई और वाला पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट ही था 29। और वाला पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। फिगर आपको दिया गया है, एंगल TPS 60 डिग्री दिया गया है और लेंथ PT भी आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है। फिगर आपके सामने आई होगी, फिर भी हम बना देते हैं। ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री, ये P है, ये T है, ये S है, यहाँ पे कहीं सेंटर O है। अच्छा ये 4 सेंटीमीटर गिवन है आपको। अच्छा एक बात बताओ आप मेरे को, क्या सर ये दोनों PT और PS दोनों इक्वल होगा टेंजेंट? हाँ लिखना हेयर PT इज इक्वल टू PS, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट P। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, ये टेंजेंट इसके बराबर है, तो इसके सामने वाले एंगल भी तो बराबर होंगे यार। एक ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होती है, उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, दोनों टेंजेंट बराबर। ये वाला एंगल x मान लो, ये वाला एंगल x मान लो। x प्लस 60 बराबर 180, 180 माइनस 60 बराबर 120। x और x 2x आ गया सर, 2 से डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। ये भी 60, ये भी 60, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ओहो सर कैसे किया, देखो इसको x कंसिडर करो, इसको भी x।
इन ट्राइंगल TSP x प्लस 60 बराबर 180। x कहाँ से लिखा आपने, ये एंगल। अच्छा, अगर आप फिगर में दिखा दोगे ना एंगल x करके, तो वो कोई आपके नंबर नहीं काटने वाला। x और x 2x आ गया, 60 उधर लेके जाओ तो 120 बचेगा, 2 से डिवाइड करो 60 आ गया, तो x की वैल्यू 60 आ गया, 60 डिग्री। तो ये भी 60, ये भी 60, सारे एंगल 60 आ गए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ऑल द एंगल्स क्यों लिखना है, लिखना ईच इज द एंगल्स मेजर्स 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। सो वी कैन से दैट TPS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन गया भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। TRI लिखा है तो समझ जाना ट्रायंगल है सर ये। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बन गया तो सर ये सारी साइड इक्वल, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना सेंटीमीटर, 4। सो TS इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कोई समस्या का विषय नहीं सर, कोई भी समस्या का विषय नहीं। अच्छा, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। मेरे को एक बात और बता दो आप लोग, क्या यहाँ से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये वाली लाइन जो सेंटर से आपने एक्सटीरियर पॉइंट पे ड्रॉ की है, हमने आपको बताया था ये बाइसेक्टर होता है एंगल P का। हाँ, तो ये 60 है तो ऊपर वाला 30 और ये वाला भी कितना आ जाएगा, 30। बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। आपको निकालना क्या था सर, हमें निकालना था रेडियस, मतलब हमें ये निकालना था OT। ठीक है, निकल जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, अब लिखो हेयर OP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। सर कुछ रीजन लिखना है, कुछ रीजन मत लिखना, बस लिख देना। OP क्या होता है, बाइसेक्टर होता है एंगल P का। ये लिख देना, वी नो दैट। ठीक है, तो ये एंगल P का बाइसेक्टर, तो पूरा 60 था, ऊपर 30 हो गया, नीचे भी क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, ये 30 हो गया। अब ये 90 डिग्री तो बनने वाला है, टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री। इसके सामने ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, तो ये एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको रेडियस मान लेते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कितना है, बेस। अरे यार, फिर हमने ये सब क्यों किया, एंगल क्यों निकाला? अच्छा, उसने TS भी पूछा है क्या? हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड TS। ठीक है, TS भी पूछा था। हाँ, ये भी हाँ, TS कितना है, TS तो हमारा आ गया ना, हाँ 4 सेंटीमीटर। TS कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर। मुझे लगा केवल उसने रेडियस पूछा है, वो TS वाला मैं भूल गया था, जबकि हमने निकाल दिया अभी। ठीक है, हाँ, तो फिर मैं सोच रहा हूँ भैया अगर रेडियस पूछा है तो TS क्यों निकाला? ठीक है, कोई बात नहीं, TS पूछा था, तो अगर उसने TS पूछा है तो हम ऐसे करेंगे भैया, 10 इक्विलेटरल ट्रायंगल से। अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल OTP ट्रायंगल में देखो, अगर हम 10-30 यूज करते हैं सर, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ सर, सर्कल में कैसे, ऐसे ही आ जाती है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं भैया, आपके पीछा छोड़ेगी। मैथ लोगे तो 11th में है, 12th में भरी पढ़िए। एक चैप्टर आता है 12th में, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का कैलकुलस पूरी यूनिट होती है, उसमें भरी पढ़िए ट्रिग्नोमेट्री। तो 10-30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ध्यान से देखो, रेडियस है 30 के सामने वाला ये रहा, डिवाइडेड बाई बेस कितना है, ये तो हाइपोटेनियस हो गया ना 90 के सामने वाली, ये 4। 10-30 की वैल्यू सर 1/√3, R/4 यहाँ पे लेके जाओ, 4/√3 इज इक्वल टू R। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज हो जाएगा ना डिनोमिनेटर। तो ऊपर √3 से, 4 से नहीं, √3 से, सॉरी, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी और नीचे भी, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो R आ जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई √3, तो 3, 4√3 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर मीटर, जो भी आपको गिवन है आप लिख दीजिएगा। ये सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि आपको PT सेंटीमीटर में गिवन है। आसान था, बिल्कुल आसान था। चलो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, इसको नोट करो, हम रफ करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। थीटा इज इक्वल टू P, और शो ये करना है, शो दैट, क्या शो करना है, शो दैट P² - 1 डिवाइडेड बाई P² + 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर आपको sec थीटा + tan थीटा P दिया है, तो 1/P की वैल्यू बताओ क्या होगी।
ऐसे ही पूछ लिया, ये वाला यहाँ यूज़ नहीं हुआ, ऐसे ही पूछा है। सोचो और बताओ। किसी ने हम अभी बताया ना ट्रिग्नोमेट्री का अगर लेक्चर देखा होगा हमारा वो आइडेंटिटी वाला, तो ये वाली बात पकड़ पाएगा वो। ये वाली यहाँ यूज़ नहीं हो रही है, बट आप मुझे फिर भी बताओ। ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी है तो 1/p कितना होगा? आसान है बच्चों, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दिया होता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p के बराबर आता है। मतलब 1/p क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। ऐसे ही होता है वो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा वाला। मान लो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अगर पी है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या हो जाता है? 1/p। ठीक है, कोई नहीं, हम साइड में उसका रिजल्ट लिख देंगे फिर भी। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं पी और 1/p वाले। पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर प्लस वन, यही लेके चलते हैं। पी स्क्वायर माइनस वन और पी स्क्वायर प्लस वन लेके चलते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। पी की वैल्यू कितनी है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे रखो, इसको साइड में पहले कर लो ना, तो पी स्क्वायर निकाल लो आप, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। बार बार नहीं करना पड़ेगा, तो इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई समस्या का विषय नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ सकती है? सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा -1। ये हमने साइड में करके दिखाया भाई, आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, डिवाइडेड बाई, और -1 भी लिखा है। पी स्क्वायर अभी निकाला, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। +1, यहाँ पे क्या लिखा है? +1। थोड़ा सोच दिमाग लगा, अपने को आंसर में 1 जैसा कुछ चाहिए ही नहीं, साइन में चाहिए। अगर हमारा आंसर कोसेक वगैरह में बच जाए या साइन वगैरह में बच जाए, टेन वगैरह में बच जाए, तो हम साइन तक पहुंच जाएंगे। 1 और 1 तो गायब करना पड़ेगा ना, 1 और -1। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं सर? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज, प्लस ये 2 टेन थीटा सेक थीटा, -1 एज इट इज, डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेगा तो वो कैंसिल नहीं होगा, लिख के देख लेना। तो हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे टेन को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। सर ये कैसे लिख रहे हैं आप? आइडेंटिटी याद कर, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। हम साइड में लिख देंगे यहाँ पे आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस, याद करो मेरे साथ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ पा रहे हैं क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, वो दोनों हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों से हमारा सवाल सोल्व हो रहा है। फिर भी एक बारी इसको ध्यान से देखो, टेन स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 क्यों लिखा है? क्योंकि -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। अरे देख, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी तो लिख के दिखाया ना तेरे को, सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी सर सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर लेके जा, -1। बता भाई, सेक स्क्वायर थीटा क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बाकी एज इट इज। नीचे टेन को चेंज किया, टेन को कैसे लिखेगा? 1 उधर लेके चले जा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, हाँ बस यही करना था। अब इसको सोल्व कर थोड़ा, -1 और +1 ऊपर नीचे से गायब हो जाएगा। ये वाला +1, ये वाला -1 गायब, ये वाला -1 +1 ये भी गायब। 10 और 10 ये बन गया 2, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा। थोड़ा दिमाग लगा ले, ऊपर से 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिख दूँ क्या? यहाँ पे तो आ जाएगा। ऊपर से 2 टेन थीटा अगर कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या सर? एक तो टेन थीटा बचेगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस में सेक थीटा बचेगा, डिवाइडेड बाई नीचे से 2 सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, सॉरी सेक थीटा कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा सर? 2 सेक थीटा कॉमन लिया, एक सेक थीटा बचेगा, प्लस में टेन थीटा बचेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, थोड़ा मार्कर कम नज़र आ रहा हो, मतलब कम लिख रहा होगा यहाँ पे।
वो थोड़ा ये पानी, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऊपर नीचे से सर गायब हो गया, बचा क्या? ये बचा है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2 सेक थीटा। 2 से 2 भी गायब कर दे यार, टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा बचेगा केवल। इसको हम सोल्व करना जानते हैं। नीचे लिख दूं तो आ जाएगा क्या? नहीं, इधर लिख देते हैं। चलो, टेन थीटा का मतलब होता है साइन अपॉन कोस, तो इसको लिखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे लिखा है सेक थीटा, सेक का मतलब 1 अपॉन कोस। ये जब ऊपर जाएगा तो इससे गायब हो जाएगा, केवल बचेगा साइन थीटा। तो हम ये वाली साइड लेके चले थे और हमने साइन थीटा प्रूफ कर दिया। तो इक्वल 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 ये और इक्वल 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 ये और इक्वल 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 ये। ठीक है, समझ गए आप लोग? आसान था, बिल्कुल आसान था। अप्रोच क्या थी सर? -1 गायब किया ऊपर से और +1 आइडेंटिटी का यूज़ किया। कौन सी? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वो वाली। एक बारी tan को चेंज किया, एक बारी सेक को चेंज किया, वहाँ से सवाल सोल्व हो गया। सीधा सीधा देख के नहीं पता लग रहा था क्या होने वाला है। वैल्यू दी गई थी, हमने वैल्यू वहाँ पे रखी। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। देखिए, आसान क्वेश्चन है और आपके सामने लिखा गया है कुछ ऐसी टेबल। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आने के चांस रहते हैं क्योंकि ये आसान है। ऐसा आ जाता है क्वेश्चन। क्लास दे रखी है आपको ऐसी और साइड में फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। ये एक्स आई वाला बॉक्स हमने खुद बनाया है। देखो ध्यान से, एक्स आई देखो, आपको जब मीन निकालना होता है, इसमें हमें मीन ही निकालना है। मीन के कई फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब अभी बताता हूँ, एफ आई आपको दिया गया है, ये रहा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ही एफ आई बोला जाता है, ये मान लो भी के लिए, ठीक है। एक्स आई कैसे निकालते हैं? जब आपको क्लास इंटरवल ऐसा दे के रखे, क्लास इंटरवल को ऐड करो, 2 से डिवाइड करते चले जाओ, उसी के सामने लिखते चले जाओ एक्स आई के नीचे 10 और 0 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 20 और 10 30 हो गया, 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 30 और 20 50 हो गया, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, 10 का गैप आ रहा है बस, 25 35 45 और 55 करके लिख दिया है। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होता है तो ऐसे लिखा जाता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब ये समझ लीजिए आप, एडिशन, यही होता है। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखना। सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करना, और ऐड करके कितना आया है सर? 100 आया है, ठीक है। एफ आई एक्स आई निकाला जाएगा क्योंकि एफ आई एक्स आई हमें फॉर्मूले में चाहिए। फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। इसके अलावा 2 फॉर्मूले और होते हैं, उनमें से एक सिलेबस में है, एक सिलेबस में नहीं है। दूसरा कौन सा होता है सर? दूसरा होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। एक और होता है, वो सिलेबस में नहीं है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच, ऐसे करके होता है, ठीक है। वो सिलेबस में नहीं है, उसमें जाना भी नहीं है। एफ आई एक्स आई वाला बनानी पड़ेगी एक टेबल, क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे चाहिए उनका सिग्मा। एफ आई ये रहा, एक्स आई ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। एफ आई एक्स आई लिखो ऊपर, दोनों की मल्टीप्लाई करके हमने सामने लिखा है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करके ये रहा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करके ये रहा, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके एफ आई और एक्स आई के हमने सामने लिख दिया है। आप समझ गए ना एक्स आई कैसे निकाला जाएगा? क्लास इंटरवल अगर दे के रखेगा तो ऐसे निकालते हैं, डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके उनको दोनों को, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके हम एक्स आई निकाल लेंगे। और जब हमारे पास एक्स आई आ जाता है, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेंगे। और अगर क्लास इंटरवल नहीं दे के रखा है, एक्स आई पहले से ही दे के रखा है, तो कोई समस्या का विषय नहीं है। इन सबको ऐड किया, ऐड का मतलब सिग्मा होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब एफ आई और एक्स आई का समेसन, मतलब ऐड करना। इन सबको ऐड करके हमने यहाँ पे लिखा। अब लगाते हैं मीन का फॉर्मूला। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई का सिग्मा कितना है, मतलब उनका एडिशन कितना है? 2800। और सिग्मा एफ आई कितना है सर? ये रहा 100। 100 से डिवाइड करो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, ऊपर बचेगा 28। यही हमारा आंसर है। कैलकुलेशन थी बस इसमें, और कुछ नहीं है, आसान था, ठीक है। हमने पहले से ही कैलकुलेशन करके रखी थी थोड़ा टाइम बचाने के लिए, और हमने बस वो पेपर से ही आपको कैलकुलेशन लिख दिए। आप भी थोड़ा सा कैलकुलेशन अपनी ठीक ठाक रखना। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सेक्शन डी अपना स्टार्ट हो गया बच्चों। अरे 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 आराम से भाई, ये वायर कहाँ जा रहा है? अपना सेक्शन डी 5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सेक्शन डी अपना स्टार्ट हो गया। 32 क्वेश्चन कुछ कह रहा है, ध्यान से देखो। पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। बच्चों ये वाला क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में था पहले, अब नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन आसान है
और आप लोग सोल्व भी कर सकते हैं। अगर एनसीईआरटी से चला गया तो पूछे जाने के चांस ये वाले क्वेश्चन के उतने नहीं हैं, बट अगर पूछ लिया जाए आप ये भी नहीं कह सकते कि सर ये तो एनसीईआरटी से जा चुका, हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। ना ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का एक लगना है छोटा सा फॉर्मूला जो आप लोग जानते हैं, तो ऐसा भी नहीं है आप नहीं जानते। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगी, और ऐसी बनेगी बिल्कुल आसान जो आप सोल्व कर सकते हैं, तो वो सोल्व करना भी जानते हैं। तो आप ये भी दावा नहीं कर सकते कि ये एनसीईआरटी से जा चुका है। क्यों? क्योंकि भैया क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर वो कॉन्सेप्ट ही ना हो एनसीईआरटी में तो दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है बट वो कॉन्सेप्ट बेस है, तो वो तो आप सोल्व करना जानते होंगे, नहीं जानते तो करना पड़ेगा। और अगर कॉन्सेप्ट ही एनसीईआरटी में नहीं है और क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। वो सीबीएसई में पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, पूछता ही नहीं है। और अगर पूछ लिया जाता है और कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में ना हो तो उसके नंबर देता है। अब जैसे इसके और में जो क्वेश्चन लिखा है, अगर मेरी बात मानोगे तो वो क्वेश्चन छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि वो आएगा नहीं। आपको कैसे पता? मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी मैं करा दूंगा आपकी संतुष्टि के लिए, ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा। बट ये वाले क्वेश्चन जो और में लिखा है, इसके 32 के और में जो लिखा है, इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, इनफैक्ट है ही नहीं। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एनसीईआरटी से जा चुका है। अगर कॉन्सेप्ट ही जा चुका है तो क्वेश्चन काहे सोल्व करना, है ना। फिर भी मैं आपको करा दूंगा, आप एक बार ये थोड़ा सा ऊपर से नज़र लगा लेना इसमें। 32 तो अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है हाईवे पे, और ये वाले पॉइंट एक दूसरे से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। हाईवे पे 70 किलोमीटर की दूरी पर है ये वाले पॉइंट। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए। ए कार स्टार्ट होती है ए पॉइंट से, एंड अनदर कार बी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट बी। तो ये वाले पॉइंट थोड़ा सा आप चेंज करो। पॉइंट, अच्छा पॉइंट तो ए और बी बोला है, ठीक है कोई नहीं। पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट बी। ठीक है, एक कार है, मान लो कोई कार है पी, पी कार का नाम देते हैं। जो बी पॉइंट पे कार है उसका नाम क्यू दे देते हैं। एक कार ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, कार का नाम पी है। एक कार बी पॉइंट से स्टार्ट होती है, कार का नाम क्यू है। ठीक है सर, एक ही टाइम पे दोनों स्टार्ट होती हैं। कार स्टार्ट्स फ्रॉम द बी साइमल्टेनियसली लिखा है ना, तो जब ये वाली कार चलेगी तभी ये वाली कार चलेगी। इफ द ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, मतलब या तो दोनों इधर या दोनों उधर, दोनों में से एक केस कंसिडर कर लो आप, या तो ये वाला कि दोनों इधर ही जा रही हैं या ये वाला दोनों उधर जा रही हैं। चलो इधर ले लेंगे, हाँ ठीक है। मान लो ये हाईवे आगे तक जा रहा होगा, हाईवे पे कोई पॉइंट है सी, ऐसे, तो ये कार मान लो इधर की तरफ जा रही हैं। सी पॉइंट क्यों लिया मैं अभी बताता हूँ। दे मीट इन 7 आवर्स, तो ये 7 घंटे में दोनों कार मिल जाती है। मतलब ये भी 7 घंटे चली होगी, ये भी 7 घंटे चली होगी, तो दोनों कार जब एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो हमने ये वाली डायरेक्शन मान लिए। एक ही डायरेक्शन में चलते टाइम ये 7 घंटे बाद किसी पॉइंट पे मिल जाती हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सी। हमने मान लिया कि वो पॉइंट सी कहलाता है। ठीक है सर, तो पी वाली कार क्यू वाली कार जब इस डायरेक्शन में चलती हैं, आप ये वाली डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, कोई समस्या का विषय नहीं है। पी और क्यू जब ये वाली डायरेक्शन में चलते हैं तो मान लो किसी पॉइंट सी पे 7 घंटे बाद आके मिल जाती है। ठीक है, आगे आगे बोला है बट इफ दे ट्रेवल इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो अगर ऐसे चलते हैं तो यहाँ पे मिलते हैं, अगर ऐसे चलती हैं तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे मिलेंगी और 1 घंटे बाद मिलेंगी। कितने घंटे बाद मिलेंगी? इन 1 आवर, 1 घंटे बाद मिलेगी। तो खैर वो तो दूसरा केस है, पहले पहला केस देखो। केस फर्स्ट केस में क्या बोला है? तो केस फर्स्ट से पहले कुछ मैं लैंग्वेज लिख के दे देता हूँ आपको, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, बट मैं जैसे 10th क्लास में क्वेश्चन को सोल्व करता था वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। वो वाली लैंग्वेज मेरे अभी भी याद है। याद नहीं है मतलब लैंग्वेज याद करना ऐसा ठीक नहीं है बोलना। जब आप उसको लिखते रहते हैं तो सेम ही आपके लैंग्वेज सेम ही बनती जाती है कई बारी। तो हम कंसिडर करते हैं, अच्छा कंसिडर क्या करते हैं, दिए गए हैं ए और बी 2 पॉइंट। तो लेट पी एंड क्यू आर द 2 कार्स विद स्पीड, आर द 2 कार्स, स्पीड चलो बाद में लिख देंगे। लेट पी एंड क्यू आर द 2 कार्स start from
पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, मतलब पी कार ए पॉइंट से शुरू होती है और क्यू कार बी पॉइंट से शुरू होती है। लेट पी एंड क्यू आर द टू कार्स स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली विद रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये चलो ये मान लेते, ठीक है। नाउ लेट स्पीड ऑफ कार पी इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड को एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, एंड लेट स्पीड ऑफ कार क्यू इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड को y मान लेते हैं। हमें दोनों की स्पीड तो कैलकुलेट करना है, हाँ, तो दोनों की स्पीड अलग अलग मान ली। सर अलग अलग क्यों मानी आपने, सेम स्पीड क्यों नहीं मानी? क्या पता दोनों कार की स्पीड सेम हो, ये भी बात ठीक है, बट थोड़ा सोचो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो सी पॉइंट पे आके मिली, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये क्यू वाली कार जो बी पॉइंट पे है, ये तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चली 7 घंटे में। ये वाली कार जो है, जो पी कार है ए पॉइंट पे, ये 7 घंटे में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चली। तो ये वाली कार ज़्यादा डिस्टेंस चल रही है 7 घंटे में, ये वाली कार कम चल रही है, तो मतलब ये वाली कार ज़्यादा स्पीड से दौड़ रही होगी यार, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, 7 घंटे में यहाँ पहुँची, ये 7 घंटे में यहाँ पहुँची, बट इसने कम ट्रेवल किया, इसने ज़्यादा ट्रेवल किया। तो जो 7 घंटे में ज़्यादा चल रही है उसकी स्पीड तेज़ होगी ना, ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ दौड़ रही होगी, इसकी स्पीड कम होगी, ये फिर भी सी पॉइंट पे आके रुक गई भाई 7 घंटे बाद। समझ गए? तो इसलिए कम ज़्यादा स्पीड हमने ले लिए, मतलब अलग अलग ले लिए। अभी कम ज़्यादा भी मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट पी कार की स्पीड ही ज़्यादा आएगी, आप चेक कर लेना चाहे बाद में। अच्छा अब सोचो, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना है? अब केस फर्स्ट कंसीडर करते हैं। क्या केस है? वैन बोथ ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, वैन बोथ कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन। जब वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो क्या होता है? सर कुछ भी नहीं होता है, ये सी पॉइंट पे आगे मिल जाते हैं। वैन बोथ ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन कोमा दे मीट एट पॉइंट सी। हमने वो सब लिख दिया है लैंग्वेज बना के जो फिगर में ऊपर दिखाया है, एट पॉइंट सी। नाउ फॉर कार पी कार के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हैं। उसकी स्पीड ध्यान से देख, हमने x मानी थी, x किलोमीटर पर आवर मानी थी, इसकी स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर मानी थी। तो इसकी स्पीड कितनी है? सर x है, यहाँ लिखते हैं इसकी स्पीड कितनी है, x इक्वल टू डिस्टेंस कितना चला? सर ये वाली कार ये वाली डिस्टेंस चली 70 और साथ में BC, तो 70 प्लस BC डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 7 घंटे बाद आई थी, यहाँ पे है ना 7, तो इसको 16 अगर करेंगे, नीचे दिख रहा है क्या आपको? हाँ, तो 7x यहाँ पे लेके जाओ, 7x इज इक्वल टू 70 प्लस BC। और अगर आपको BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 70 को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 70 यहाँ आ जाएगा तो माइनस के 70 बच जाएगा, इज इक्वल टू BC। इसको बॉक्स में बंद करो, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। क्या बन गई भैया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब सेम हम करते हैं कार बी के लिए, थोड़ा सा मुझे ऊपर से रफ करना पड़ेगा ये वाला पार्ट, और ये सी पॉइंट थोड़ा पास ले लो, है ना, स्पेस बच जाएगा इसलिए। फॉर कार क्यू, दूसरी कार के लिए सेम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसकी स्पीड कितनी है भाई? डिस्टेंस कितना चल रहा है? सर वो केवल BC डिस्टेंस कवर कर रहा है। टाइम कितना है? उसके लिए भी 7 घंटे ही, उसके लिए कौन सा अलग से टाइम दिया गया है? 7 इधर लेके जाओ, 7y बन जाएगा इज इक्वल टू BC। ये वाली BC की वैल्यू उठा के यहाँ नहीं रख सकता क्या तू? बिल्कुल रख सकता है। तो इसको लिख पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट में रखो। जैसे ही फर्स्ट में रखेंगे क्या मिलेगा? वी गेट 7x माइनस 70 इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है? 7y। बता कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। थोड़ा कम दिखाई दे रहा है क्या ये वाला पार्ट? हाँ थोड़ा, अभी रफ किया था ना तो उसमें पानी लगा था कपड़े में, तो वो आ जाता है यार। तो बट समझना, ये 7x है माइनस ये 70 है, और BC की वैल्यू कितना आया है? 7y। अच्छा सोच, 7y इधर ले गया और 70 उधर ले गया, तो 7y तो यहाँ पे आ जाएगा और 70 उधर चला जाएगा। 70 नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, 7y पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं।
समझ रहा है ना। 7y यहाँ पे था तो इधर आया तो माइनस के 7y हो गया, और माइनस के 70 यहाँ था तो उधर चला गया, प्लस के 70 हो गया। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई दो वेरिएबल की। थर्ड चैप्टर पे पहुंच गई बात, थर्ड ही चैप्टर पे थी और बात अभी भी। तो ये इसको इक्वेशन मान लीजिए आप, क्या मान लो इक्वेशन नंबर कुछ नाम रख दो इसका, इक्वेशन नंबर m मान लो। कौन सी इक्वेशन बन गई, m इक्वेशन बन गई। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगा के ये बता दे मेरे को, जब आप एक डायरेक्शन में चल रहे थे तो कुल मिला के एक इक्वेशन आ गई ये वाली। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो इसकी जैसी एक और इक्वेशन बना लेंगे, हम दोनों को सोल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। सिंपल था ना, सोचने वाला नहीं है इतना, सोचने वाला तो है बट ज़्यादा ये नहीं है कि आपको दिक्कत देगा ये सवाल। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला थोड़ा सा इसमें हिसाब बना है। दोनों की कार की स्पीड मान ली, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पी के लिए भी लगाया और क्यू के लिए भी लगाया। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें बीसी चीज़ कॉमन है। बीसी जो डिस्टेंस है वो ये वाली कार के लिए भी है और ये वाली कार के लिए, क्योंकि ये केवल बीसी चल रही है और ये वाली 70 प्लस बीसी चल रही है। तो दोनों से सी बी डिस्टेंस निकाल के हमने वहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब इसको मैं रफ करता हूँ और दूसरे वाला केस लेता हूँ। ये वाला केस आप नोट करो जल्दी फटाफट, इतना बड़ा सवाल, हाँ थोड़ा सा लेंदी है यार, थोड़ा सा लेंदी है। सीबीएसई का सैंपल पेपर है तो सोल्व कर लीजिए, सारे सैंपल पेपर सोल्व कर लोगे ना तो काम बन जाएगा। एनसीईआरटी और सैंपल पेपर, बस खत्म कहानी। एनसीईआरटी सैंपल पेपर। अच्छा हालांकि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको, कई वीडियो हमने डाली हैं चैप्टर्स की, हम और की भी डालेंगे टाइम लगा के, वो करेंगे तो हो जाएगा बस काम। चलिए दूसरा केस भी ख़त्म करते हैं। अच्छा एक बात मेरी ध्यान से सुनो, ये वाला क्वेश्चन अगर आपने पहली बार देखा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम मत करना, ठीक है। ये मत सोचना कि ये वाले क्वेश्चन के जैसे अगर और कोई क्वेश्चन आ गए तो फिर कैसे कर पाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक ही था ऐसा उसमें एनसीईआरटी में जो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था, स्पीड डिस्टेंस वाला। इसके जैसे और भी क्वेश्चन थे, मतलब बिल्कुल इसके जैसे नहीं थे, बट वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट में बन रहे थे, उसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 9th क्लास का ही है, ये मान लीजिए आप, है ना। और ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है 10th क्लास की। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन उन्होंने सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में अपने डाला है। बट आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम मत कर लेना ये वाला क्वेश्चन देख के कि सर हो ये वाला क्वेश्चन पहली बार देखा है, पेपर पास आ रहे हैं तो क्या ऐसे वाले क्वेश्चन भी बनेंगे, नहीं नहीं, चांसेस कम रहते हैं, बट ये नहीं है कि बनेगा नहीं, बिल्कुल भी थोड़ा सा कम चांस रहता है। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा करोगे तो बात बन जाएगी, उतना भी मुश्किल नहीं है। अब जैसे केस सेकंड, पहले केस सेकंड करते हैं, फिर एक बात और बताता हूँ। केस नंबर सेकंड, क्या बात बतानी है मुझे, ये बताना है कि 32 का और वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, बता दूंगा वैसे सोल्व करने के लिए आपको मैं, बट वो कॉन्सेप्ट नहीं है, आप उसको छोड़ देना, करना ही मत, वरना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, सर ये वाले क्वेश्चन तो हमने किए ही नहीं। केस सेकंड, व्हेन दे ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। सॉरी बच्चों, सर्दी है भाई। व्हेन दे ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, लेट दे मीट एट पॉइंट जेड। मान लो जेड पॉइंट पे आके कहीं, देखो इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा आगे तक निकल जाएगा, यहाँ पे आके मिल जाता है। बस वही सिंपल तरीका, 4 कार पी कार के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है सर, x, डिस्टेंस इस बार कितना चल रहा है सर, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ए जेड, और टाइम कितना है सर, टाइम देखो ध्यान से 1 घंटे में मिल रहा था शायद वो, हाँ 1 घंटे में मिल जाते हैं अगर वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये भी 1 घंटे चला और वो भी 1 घंटा चला, दोनों 1 घंटे में मिल गए। तो 1 को क्या ही लिखना, x की वैल्यू आ गई ए जेड। 4 कार क्यू कार के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड y है, डिस्टेंस कितना चला सर, ये बी जेड को क्या लिख सकता है, यहाँ से यहाँ तक तो 70 था ना ये, तो ये ए जेड ये रहा, तो टोटल 70 माइनस ए जेड लिख सकता है। तो ये बी जेड की वैल्यू 70 माइनस ए जेड करके लिख दे, ठीक है। तो डिस्टेंस, टाइम तो 1 घंटा रहने वाला है, तो नीचे 1 घंटा लिखने का कोई मतलब नहीं बैठता है। डिस्टेंस कितना है 70 माइनस ए जेड, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा ए जेड की वैल्यू ऊपर से x ये रही, यहाँ पे रख दे,
तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 70 माइनस ए जेड की वैल्यू क्या रखी है x, इधर ले क्या y प्लस एक्स इज इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर n मान लीजिए इसको। अब देख ये वाले केस से एक इक्वेशन ये बनी, ये वाले केस से इक्वेशन ये बनी, दोनों को सोल्व करते हैं। ऑन सोल्विंग, सोल्व करने से पहले मेरे को एक बात बता दो आप लोग, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसी के जैसे बन जाएगी थोड़ा थोड़ा। 7x प्लस 7x इक्वल टू 7 49, ये इसको मान लो n। ऑन सोल्विंग n एंड m, n और m को सोल्व करने पर कैसे सोल्व करेंगे सर, एलिमिनेशन मेथड से इजीली हो रहा है। ये वाली इक्वेशन रखो 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70, ये वाली इक्वेशन रख 7y, पहले x वाला पार्ट रख दे यार, ये रहा 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 490, डिवाइड ये गायब कर दे, 7 और 7 14x इज इक्वल टू 9 7 16 560, 14 4 जा 40 किलोमीटर पर आवर। तो x आ गया, मतलब x का मतलब स्पीड ऑफ कार p कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अगर ये 40 आया है तो इसको उठा कहीं पे भी रख दे, यहाँ पे रख देना, यहाँ पे रख देना, यहाँ पे रख देना। तो हम इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। इसको अगर हम इक्वेशन कुछ नाम दे दे, अगर इसको मान लो 1 2 3 4 कुछ भी एन मान लो, एन डैश मान लो, चलो तो पुट इन एन डैश, पुट इन, अरे कहीं पे भी रख देना आप, एन डैश में रखोगे 40 यहाँ पे रखोगे, उधर चले जाएगा 70 माइनस 40 30, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ये दिख रहा है क्या आपको नीचे वाला पार्ट? हाँ नीचे 30 है भाई, वो बताओ आसान था, हो गया। ज़्यादा दिक्कत आई है कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए, बट उतना भी मुश्किल नहीं है यार। नई चीज़ सीखने को मिली होगी इसमें से, नहीं क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो था अपना चैप्टर, उसी का सवाल था। आपको इक्वेशन बनाने को सीखने को मिली है कि दोनों एक डायरेक्शन में तो एक इक्वेशन वहाँ से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक इक्वेशन वहाँ से, और सोल्व कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ये वाला पार्ट खत्म हुआ, और अब रहता है क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला पार्ट। ये वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, लेंथी वीडियो हो जाती है फिर काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है देखने के लिए। तो मैं तो कर सकता हूँ और भी, बट बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं देखने में। फिर क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं यार इतनी बड़ी वीडियो, तो थोड़े पार्ट देखेंगे तो थोड़ा सा बर्डन कम रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन के आसपास आज भी किए हैं। एक वीडियो और आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन रहते हैं, और उससे खत्म ये वाला सैम्पल पेपर भी। फिर इसके बाद हम एक सैम्पल पेपर और लेके आएंगे, सारे के सारे सैम्पल पेपर, मतलब मैक्सिमम जितने भी सैम्पल पेपर हमसे हो पाएंगे सारे सोल्व करेंगे। और इन सैम्पल पेपर में, हर एक सैम्पल पेपर में 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो कई बार रीच के बाहर होते हैं कि हाँ सर इसको हम नहीं पकड़ पा रहे, तो दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वो आपको लगता है कि ये वाला सवाल थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए, जैसे ये वाला था, तो ये वाला तो आप एक बार थोड़ी सी मेहनत करके कर लेना, बट इसके नेक्स्ट जो और में दिया गया है वो तो बिल्कुल रीच के बाहर है। तो वो आएगा नहीं आएगा एग्जाम में? वो नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा यार, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये मैं भी देख रहा हूँ सैम्पल पेपर में जो कॉन्सेप्ट नहीं है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे लास्ट वाले सैम्पल पेपर में हमने ऑब्जेक्टिव किया था जिसमें इनइक्वालिटी यूज़ हो रही थी, लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन, तो वो भी नहीं आएगा। फिर भी हमने थोड़ा सा बता दिया था, आपको बताना जरूरी है क्योंकि सीबीएसई के सैम्पल पेपर में है, तो थोड़ा सा आपकी भी नॉलेज इन्हेंस हो जाएगी। बट आसान ही आएगा पेपर, उतना मुश्किल नहीं आएगा, डरो मत, बिल्कुल भी मत घबराओ, पेपर आसान ही आता है। एनसीईआरटी को पक्के से रखो अपना, और सैम्पल पेपर का ये जो सीबीएसई सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से रखो। जो कॉन्सेप्ट के बाहर है क्वेश्चन उसको मत करो, छोड़ दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने भी डाले हैं चैप्टर्स के, और जैसे ही टाइम लगता है तो और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाले हैं, बेसिकली जो प्रीवियस ईयर हैं वो, और जिनके आने के चांसेस रहते हैं वो वाले क्वेश्चन। और इसमें भी क्वेश्चन सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। इसमें अपनी जो ये होता है केस स्टडी वो अच्छी खासी बनती है, सर्सन रीजन वाले क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बढ़िया बनते हैं, तो उनके भी आने के चांसेस रहते हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आने के चांसेस बहुत कम है, वो हम आपको पहले ही बता देते हैं, जैसे अभी आपको बताया है। तो कई सारे क्वेश्चन के चांस कम है, बट कई सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो वो आपको करने पड़ेंगे। चलिए ये वाली वीडियो में इतना ही बच्चों, आप लोग इसको पढ़िए, मस्ती करिए और आराम से। ओके, बाय बाय बच्चों।